Good morning, students. Our next topic is main benefit. द मेन बेनिफिट्स क्या है या कुछ इसके अच्छे फ़ायदे क्या हैं जो हम बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके हमने टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो अब बायो पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या है। फ़ायदे क्या है, सबसे पहले तो ये है कि बायो हर्बिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड डज नॉट हार्म ऑल द इंसेक्ट्स और प्लांट्स। ये हर तरह के प्लांट और इंसेक्ट को हार्म नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को ही हार्म करेंगे जो इसका फूड है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो है पेस्ट को भी कंट्रोल करेगा और पॉल्यूशन फ्री होगा, पॉल्यूशन भी नहीं करेगा। उसके बाद दे डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एंड सॉइल। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करेगा और सॉइल को भी हार्म नहीं करेगा, पॉल्यूटेड नहीं करेगा। हर्बिसाइड्स डू नॉट ब्रिंग एनी अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन दी क्रॉप्स पर भी किसी भी तरह का ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पेस्ट को ही कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब लिमिटेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हमने पहले बायोटेक के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोटेक का क्या फ़ायदा है क्रॉप की प्रोडक्शन में या क्रॉप्स के नई नई वैरायटीज़ लाने में। अब पढ़ेंगे कि कुछ इसके लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस कैसे है, लिमिटेशन में हम बात करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जीन ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि इट इज़ नॉट अ नेचुरल सिस्टम। अगर हम जीन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, है ना, ये नेचुरल नहीं है। तो इससे कई बार क्या होता है, ये तो रिस्की हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इस तरह की साइंटिफिक वे में कुछ भी मतलब रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, तो कई बार कोई भी एनिमल है वो हार्म हो सकता है। और प्लांट्स की वैरायटीज़ अगर हम ज़्यादा यूज़ करें, जो ख़त्म होने वाली वैरायटी हैं, तो वो भी ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अंडर बायोटेक्नोलॉजी मैनी प्राइवेट कंपनीज मेकिंग द सीड विथ सीड टेक्नोलॉजी हैव बिन मिस यूजिंग दी टेक्नोलॉजी। मतलब कि बहुत सारी अब नई बहुत सारी मतलब कंपनीज ओपन हो गई है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम करती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रही हैं, जैसे वो सीड्स बना रही हैं, ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, कई लोग बहुत ज़्यादा इसका मिस यूज़ कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, जैसे कॉटन की बात हो रही है, ये कपास की बात हो रही है। कपास की खेती में पहले एक कीड़ा लग जाया करता था, उससे क्या होता था, आपकी पूरी की पूरी खेत जो है, फसल जो बर्बाद हो जाती थी, ठीक है। तो बायोटेक की हेल्प से क्या किया कि इन्होंने नई वैरायटी लाई कॉटन की, जिसका नाम बीटी कॉटन रखा। बीटी क्या है, बीटी इज़ अ जीन ऑफ बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया का एक जीन है जो कि साइंटिस्ट ने ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसको ट्रांसप्लांट किया इनटू दी क्रॉप्स। अब कौन कौन सी क्रॉप्स था जिनमें इन्होंने ट्रांसप्लांट किया, लाइक कॉटन, मेज़ और भी बहुत सारे थे। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो हम बीटी कॉटन पढ़ रहे हैं। तो बीटी नाम का बैक्टीरिया जब कॉटन के क्रॉप में ट्रांसप्लांट किया, तो उससे क्या हुआ कि उस कपास के खेतों में जो कीड़े लग जाते थे और जो पूरी फसल बर्बाद होती थी, अब वो बचने लग गई। अब इस तरह इस न्यू वैरायटी में कोई भी कीड़ा नहीं लगता था, ठीक है। तो सो दैट इन दीज क्रॉप शुड जनरेट एन एफिशिएंसी टू फाइट अ स्पेसिफिक इंसेक्ट। जो भी स्पेसिफिक इंसेक्ट उन पे लगता था, अब उसको इसके पास फाइट करने की टेंडेंसी आ चुकी थी। दिस जीन इज नेम एज बैसिलस थोरेंजिस, जिसको हम बीटी कहते हैं, बैसिलस थोरेंजिसिस, ठीक है। द क्रॉप्स इन विच दिस जीन इज ट्रांसप्लांट आर कॉल्ड एज बीटी क्रॉप। फिर इस क्रॉप का नाम क्या रखा, बीटी क्रॉप। तो यही बीटी कॉटन था कि जब एक जीन जो है, बैक्टीरिया है, उसको ट्रांसप्लांट किया इस क्रॉप में, कॉटन के क्रॉप में, इसका नाम फिर बीटी कॉटन रख दिया। और इसमें उन कीड़ों से या इंसेक्ट से या पेस्ट से लड़ने की क्षमता आ गई और कोई भी अब फसल ख़राब नहीं होती थी हमारी, ठीक है।
तो क्योंकि पहले क्या होता था, किसान खेती करते थे और ये एग्रीकल्चर में कपास की खेती करते थे और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी कीड़ों की वजह से। तो बायोटेक के हेल्प से फिर बीटी कॉटन जो है क्रॉप जो है न्यू वैरायटी लाई गई, जिसमें खुद में ही टेंडेंसी थी लड़ने की और इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता था। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आए लेकिन हमने उसकी मैनेजमेंट कैसे करी ये पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आता है उसका क्या करते हैं, स्टोरेज, उसको स्टोर करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशंस, कुछ भी प्रिकॉशंस आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रिकॉशन करते हैं। जब आपने सामान एग्रीकल्चर का जो भी सामान है लाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गेहूं की बात करें, लाया उसको स्टोर किया, फिर उसको प्रिजर्व किया, कैसे प्रिजर्व करके रखना, कैसे बचा कर रखना है हमने। फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कहाँ कहाँ पहुँचाना है, कौन कौन से एरियाज़ में पहुँचाना है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का काम होता है। तो इसी के ये स्टेप्स हैं, इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टोरेज, जब फसल की कटाई हुई उसको कहाँ स्टोर करना है, तो स्टोरेज के लिए एरिया, ठीक है, उसके प्रिकॉशंस करने हैं बिफोर और आफ्टर दोनों। जिस एरिया में रखना है, जो जिस रूम में रखना है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसेक्ट या एनिमल नहीं होना चाहिए जो उसको बर्बाद कर जाए, ठीक है। जब हम स्टोरेज करते हैं तो तब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, आपने उस एरिया की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम वहाँ की चेकिंग करनी है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए स्टोर का, आपको पता है बड़े बड़े स्टोर रूम्स होते हैं जहाँ फूड को रखा जाता है, और उसका स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, प्रॉपर हवादार होना चाहिए, ठीक है, फसल ख़राब ना होए, लंबे टाइम तक हम वहाँ पर स्टोरेज कर सकें। मेथड क्या है स्टोरेज के, एक ड्राई स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, ठंडी जिन चीज़ों को ठंडक चाहिए वहाँ पर वो रखते हैं। ड्राई स्टोरेज जिन एरिया को जिन फूड को ड्राई एरिया चाहिए उनको ड्राई करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑन पेस्ट इन दी स्टोरेज, पेस्ट से कैसे बचा के रखना है, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन उसकी की जाती है, डिटेक्शन की जाती है, प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो किया जाता है। ये सारा स्टोरेज के पॉइंट्स थे कि हमने किस तरह स्टोरेज करनी है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन मेज़र, ठीक है। प्रिवेंशन में आता है कि किस तरह हमने प्रिवेंशंस करने हैं, उसके मेथड्स क्या है। मेथड्स में डिहाइड्रेशन आता है, ठीक है, प्रिवेंशन बाय सॉल्ट एंड शुगर। आपने देखा होगा जब घर में अचार बनाते हैं तो सॉल्ट एंड शुगर वगैरह डाल के अचार बनाते हैं ना, या जैम वगैरह बनता है, शुगर डाल के बनता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए उसे बचा के रखा जाता है। डीप फ्रीजिंग, आपने देखे होंगे जो मटर होते हैं उनको डीप फ्रीजिंग करके रखते हैं, या मक्की के दाने होते हैं उनको भी हम डीप फ्रीजिंग करके आगे देखा होगा आपने शॉप्स में, है ना, फिर यूज़ में ले सकते हैं। केमिकल्स के थ्रू भी प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो जूस वगैरह है, कंटेनर पैक जूस जो आप तक पहुंचते हैं, ये केमिकल प्रिजर्वेशन के थ्रू, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जिससे वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं, आपके यूज़ में भी रहते हैं। सेम ऐसे अब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट करना सामान का, आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए हर सामान के लिए अलग तरह की गाड़ी होती है, तो उसमें स्पेसिफिक कैसे कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो किस तरह मतलब किस तरह का ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा, स्पेशल ट्रांसपोर्ट होगा, रूरल एरिया के लिए किस तरह का ट्रांसपोर्ट होगा। एग्जांपल अगर देखें जैसे मिल्क है, मिल्क की गाड़ी आती है तो आपने देखा होगा प्रॉपरली वो पूरा बंद होता है, अंदर पूरा वो कूलिंग होती है और ट्रेस के अंदर होती है कि वो गर्म ना हो जाए, उसको ठंडक ही चाहिए, अदरवाइज़ मिल्क ख़राब हो जाता है। इस तरह ट्रांसपोर्ट करना सामान का। और एंड में फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में आपने देखा होगा कि जितना भी हम लोगों का फूड प्रोडक्ट बनकर आ रहा है मार्केट में, आप देखते हैं जैम है हमारा, ठीक है, पिकल्स है, सॉस है, या कॉर्नफ्लेक्स है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब जो बन के आए और उसके बाद मार्केट्स तक पहुँचे, तो ये सारा फूड के बारे में बताया गया कि किस तरह मैनेजमेंट होती है एग्रीकल्चर की हेल्प से। तो इसके 4 पॉइंट्स थे, स्टोरेज,
स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज़ फूड प्रोसेसिंग। तो आपने सारा पढ़ लेना है इसको, ये मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।